प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अंबाला व गोहाना में होने वाली जनसभा की तैयारियां पूरी। परिवहन मंत्री ने अंबाला में लिया जायजा। कहा, प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लोग बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार। 85 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग मतदाताओं व दिव्यांगजनों के लिए घर से मतदान करने की प्रक्रिया हुई शुरू। मतदाताओं और उनके परिजनों ने चुनाव आयोग का जताया आभार। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार चरम पर। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने करनाल और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कैथल में किया प्रचार। अपने अपने प्रत्याशियों की जीत का किया दावा। और भारतीय कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 3 नए सुरक्षा कानून 1 जुलाई 2024 से होंगे प्रभावी। मधुबन पुलिस अकादमी में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ संपन्न। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में अब लोकसभा मतदान के लिए कुछ ही दिन रह गए हैं, तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं तापमान के साथ बढ़ रही देश व प्रदेश की चुनावी हलचल पर। अंबाला व गोहाना में कल यानी 18 मई को होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों को लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। रैली की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल अंबाला पुलिस लाइन में पहुंचे और रैली स्थल का दौरा कर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। मंत्री ने रैली में आने वाले लोगों के बैठने और अन्य सुविधाओं को लेकर चर्चा की। बाद में असीम गोयल ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार अंबाला शहर में आ रहे हैं। इसे लेकर पूरी लोकसभा व भाजपा समर्थकों में भारी उत्साह है। इस जनसभा में रिकॉर्ड संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। अंबाला की जनता प्रधानमंत्री का बेसब्री से इंतजार कर रही है। और एक अंबाला के लिए मैं समझता हूँ हर कार्यकर्ता के लिए जो देश को प्यार करता है, जो भारतीय जनता पार्टी के विचार को प्यार करता है, उसके लिए तो बहुत गर्व की बात है ही है। लेकिन पूरी लोकसभा के अंदर भी, और मैं मानता हूं कि जो माननीय मोदी जी को पसंद करने वाले साथी हैं, लोग हैं, आम जन हैं, मेरे पे इतने फोन लोगों के एक बार प्रधानमंत्री जी को सुनने का इतना चाव है। और अंबाला शहर जो है परसों साक्षी बनेगा उनके आगमन का, और उनके विचार हम सब लोग यहाँ सुनेंगे। बहुत उत्साह, और उसी नाते आज व्यवस्थाओं की एक बैठक जो है की है, और ये लगातार परसों तक बैठकें भी चलेंगी, लोगों से मिलना जुलना भी चलेगा, और प्रधानमंत्री जी के स्वागत की तैयारी। हमने अपनी तरफ से लगभग सैकड़ों की नहीं, हजारों लोग, सैकड़ों तो बसें, हजारों लोग लगभग मैं कह सकता हूँ रिकॉर्ड टूटने वाला है। अब तक ऐसा अंबाला शहर में कार्यक्रम नहीं हुआ होगा। हजारों हजार की संख्या में जो है अपने प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए लोग आ रहे हैं। बहुत उत्साह। राज्य निर्वाचन कार्यालय के मीडिया नोडल अधिकारी कैप्टन मनीष सिंह लोहान ने आज पंचकुला में बताया कि चुनाव आयोग मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। साथ ही मतदाता अपने मत का प्रयोग भयमुक्त, निष्पक्ष व पारदर्शी ढंग से कर पाएं, इसके लिए आयोग द्वारा कानून व्यवस्था का कड़ाई से पालन करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य में कुल 20,031 मतदान केंद्र हैं, जिसमें से 127 बूथ दिव्यांगजनों के लिए चिन्हित किए गए हैं। पिंक बूथ पर महिलाओं की जिम्मेदारी होगी। उन्होंने बताया कि राज्य भर में 100 वर्ष से अधिक 10,949 तथा 85 वर्ष से अधिक 2,63,000 मतदाता हैं। चुनाव आयोग द्वारा जो घर से मतदान करने की सुविधा दी गई है, उसके तहत अब तक लगभग 9,500 मतदाताओं ने आवेदन किया है। तकरीबन 10,949 के करीब मतदाता हैं तथा 85 वर्ष से अधिक 2,63,000 के करीब मतदाता हैं। तो माननीय चुनाव आयोग द्वारा जो सुविधा 85 वर्ष से अधिक के मतदाताओं को घर से ही अपने मताधिकार का प्रयोग करने की जो सुविधा दी गई है, उसके तहत हमारे पास तकरीबन 9,500 से ज़्यादा आवेदन अब तक प्राप्त हुए हैं। और इन मतदाताओं को घर पर ही बैलेट पेपर के द्वारा मताधिकार के प्रयोग की सुविधा प्रदान की जाएगी, जो कि एक पूरी प्रक्रिया कैमरे की निगरानी तथा जो हमारी पार्टीज होती हैं उनके पोलिंग एजेंट्स के समक्ष किया जाएगा,
ताकि इसके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का सवालिया निशान ना खड़ा। मनीष सिंह ने बताया कि अभी तक विभिन्न टीमों द्वारा प्रदेश में 56 करोड़ रुपए से अधिक की बरामदगी की गई है। इसमें लगभग 11.5 करोड़ की राशि नगद, 12.5 करोड़ की अवैध शराब, 13.5 करोड़ की ड्रग्स व 15.5 करोड़ के मूल्यवान धातु जब्त किए गए हैं। टीमें गठित की गई हैं विभिन्न विभागों द्वारा चुनाव आयोग के दिशा निर्देश अनुसार, जिसमें पुलिस की, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट की। तो ये जो टीमें, इनके द्वारा, विभिन्न टीमों द्वारा अब तक कुल तकरीबन 56 करोड़ से ज़्यादा का सीजर किया जा चुका है। इसके अंदर 11.5 करोड़ रुपए तकरीबन कैश मिले हैं, 12.5 करोड़ रुपए की तकरीबन इल्लीसिट लिकर को जब्त किया गया है, 13.5 करोड़ के तकरीबन लगभग जो ड्रग्स या नारकोटिक्स हैं वो पकड़े गए हैं, और 15.5 करोड़ के तकरीबन जो प्रीशियस मेटल्स हैं डिफरेंट वो पकड़ी गई। उन्होंने बताया कि 25 मई को सभी BLO मतदान करने के लिए घर घर जाकर निमंत्रण पत्र देंगे। इसके तहत लगभग 50 लाख मतदाताओं को निमंत्रण पत्र दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र करनाल में धुआंधार प्रचार अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से लोगों से वोट की अपील की। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि करनाल के लोगों का जो प्यार उन्हें मिल रहा है उससे वे अभिभूत हैं। 25 मई को जब वोटिंग होगी तो उस दिन करनाल के लोग बड़ी संख्या में डबल इंजन सरकार को अपना वोट देंगे। भाजपा सरकार ने हमेशा गरीबों और किसानों को मजबूत करने का काम किया है। देश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही आगे बढ़ सकता है, न कि कांग्रेस या राहुल गांधी के नेतृत्व में। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर कहा कि घमंडिया गठबंधन के लोग अपने आप तो कुछ भी करें, उस पर ये कुछ नहीं बोलते। गठबंधन शासित प्रदेश में अगर किसी महिला के साथ कुछ हो जाता है तो प्रियंका वाड्रा गांधी और घमंडिया गठबंधन के लोगों के मुंह पर भी ताला लग जाता है। करनाल के लोग बड़ी संख्या के अंदर बाहर निकल करके डबल इंजन सरकार के प्रति अपना वोट देंगे। नरेंद्र मोदी जी को यहाँ से बड़े मेंडेट के साथ कमल का फूल चलेगा। मनोहर लाल जी दिल्ली में लेकर के जाएंगे और एक कमल का फूल चंडीगढ़ ले जाएगा। भारी लोगों के अंदर उत्साह भी है। सरकार ने जो काम किए हैं, गरीब के मजबूती के लिए काम किया है। एक मुख्यमंत्री के घर के अंदर अगर महिला के ऊपर मारपीट हो जाती है, उसका अपमान हो जाता है, तो महिला कहाँ सुरक्षित है? महिला सुरक्षित नहीं। और फिर मुंह के ऊपर ताला लग रहा है। ये घमंडिया गठबंधन के जितने भी लोग हैं, ये अपने आप को कुछ भी करें, इसके ऊपर कोई बोलता नहीं। कांग्रेस शासित प्रदेश के अंदर अगर बेटी के ऊपर दुराचार हो जाता है तो प्रियंका वाड्रा गांधी के मुंह के ऊपर भी ताला लग जाता है, और जितने घमंडिया गठबंधन के लोग हैं उनके मुंह के ऊपर ताला लग जाता है। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये इनके दोनों चेहरे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अंबाला और गोहाना में रैली करने आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी हरियाणा वासियों को अपना परिवार मानते हैं। प्रधानमंत्री जी का हमें समय मिला है। 18 तारीख को 2 बड़े कार्यक्रम, एक अंबाला में, एक सोनीपत में, गोहाना के अंदर कार्यक्रम होगा, और हम भरपूर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जोरदार स्वागत करेंगे, क्योंकि आदरणीय मोदी जी हरियाणा को अपना परिवार मानते हैं, अपना घर मानते हैं। लंबे समय तक मोदी जी हरियाणा के अंदर रहे हैं, वो हर व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं। आदरणीय मोदी जी को हरियाणा की नस नस के बारे में मालूम है, एक एक गली के बारे में मालूम है। बहुत नजदीक से हरियाणा को वो समझते हैं, जानते हैं। कैथल जिले के पुंडरी हलके के कस्बा पाई में कल पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुरुक्षेत्र से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में उन्हें 36 बिरादरी का समर्थन मिल रहा है। प्रदेश में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के पक्ष में लहर चल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हमारी सरकार आने पर गैस के सिलेंडर 500 रुपए में मिलेंगे। गरीबों को 100-100 गज के प्लॉट व 2 कमरों का मकान भी दिया जाएगा। इतना ही नहीं, पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाएगी और कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। हरियाणा में खाली पड़े 2 लाख पदों पर पक्की भर्तियां होंगी। युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार समयबद्ध तरीके से नौकरियां देंगे।
समाज को सोचे आराम से करेंगे, हम जाएंगे, तरक्की करेंगे। तो मेरा तो यही निवेदन है कि आप चाहते हो ना, मैं एक बात करो, इस पार्टी कांग्रेस पार्टी की सरकार चाहते हो, एक काम करो, आप एक काम मेरे कहने से कर दो, दूसरा काम मैं आपके कहने से कर दूंगा। मेरे कहने से कर दो, सुशील गुप्ता जी को ज्यादा से ज्यादा वोटों जिता के भेज दो, दूसरा आप एक कहने से कर दो, इनको जिता के भेज देना भाई, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार में बना दूंगा सारी। इस मौके पर गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि देश व प्रदेश की जनता भाजपा की नीतियों से ऊब चुकी है और इससे छुटकारा चाहती है। उन्होंने कहा कि वे जहां भी जा रहे हैं उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है, इसलिए 25 मई को झाड़ू के निशान पर बटन दबाकर अपना आशीर्वाद दें। लोकसभा क्षेत्र में बोलते रहता हूँ, आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को सुनने के लिए हमसे इकट्ठे हुए हैं। मैं केवल वोट की अपील करूंगा और फिर मैं बात टाल नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग काफी लंबे समय से यहाँ पर बैठे हुए। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आने वाले 25 मई को झाड़ू का बटन दबाकर मुझे आशीर्वाद। चुनावी जनसभा को वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा, पुंडरी विधायक रणधीर गोलन और पूर्व विधायक सुल्तान जडोला ने भी संबोधित किया। गुरुग्राम लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी राव इंद्रजीत ने कल जिला अदालत में वकीलों के साथ संवाद कर भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। बार रूम में वकीलों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि गुरुग्राम बार प्रदेश की सबसे बड़ी बार है। यहां जितनी भी समस्याएं उनके सामने में आई, उनका तत्परता से हल कराने का प्रयास किया गया। उनका प्रयास है कि हरियाणा का अलग हाईकोर्ट चंडीगढ़ के बजाय मिलेनियम सिटी गुरुग्राम में बने। इसके लिए वे पुरजोर पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे खुद भी एक वकील हैं और उनकी पीड़ा और परेशानियों को अच्छे से समझते हैं। पिछले 10 सालों में देश जिस गति से तरक्की की राह पर आगे बढ़ा है, उस गति को और तेज करने में अपना सहयोग देने के लिए भाजपा को वोट करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि 25 मई को एक एक वोट भाजपा के पक्ष में डालकर मजबूत सरकार बनाने में सहयोग करें। मैंने अपील ये करी है कि देश के निर्माण के अंदर वकीलों का सहयोग हमारे को मिलना चाहिए और वकीलों ने ये ज़रूर हमारे को आश्वस्त कराया है कि आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तरफ हमारा रुझान है, हम तुम्हारे को सपोर्ट करेंगे। मैं तो दिल्ली बार एसोसिएशन का हूँ, गुड़गांव बार एसोसिएशन का मैं सदस्य नहीं बना, लेकिन क्योंकि मैं गुड़गांव का नुमाइंदा इतने सालों से रहा हूँ और जब वकालत कर रहा था गुड़गांव से मैं आया जाया करता था दिल्ली लॉ फैकल्टी, तो मैंने ये कहा है कि अगर हाई कोर्ट चंडीगढ़ से शिफ्ट होता है और ये निर्णय कभी लिया जाता है तो गुड़गांव सबसे उपयुक्त जगह है जहां पर हरियाणा का हाई कोर्ट बनाना चाहिए। हिसार लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रंजीत सिंह आज नलवा हलके में जनसंपर्क अभियान चलाया और लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अधिक गर्मी होने के बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हर गांववासी यही चाहता है कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने बताया कि 20 मई को गृह मंत्री अमित शाह हिसार का दौरा करेंगे। में 46-47 के टेम्परेचर, आदमी औरतें कहीं बैठने को जगह नहीं, यहाँ सांस लेने को जगह नहीं, उसके बाद भी ये करें। इससे ज़्यादा कटिबद्धता और प्रतिबद्धता हो सकती है क्या देश के प्रधानमंत्री के लिए। सारे लोग चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, इसके साथ सब लोग इस गर्मी में पसीना बगा के भी उसके लिए काम कर रहे हैं। 20 तारीख को अमित शाह जी आ रहे हैं, हमारे बहुत मजबूत, आज सरदार पटेल की तरह देश का नेतृत्व करने वाले सबसे मजबूत गृह मंत्री आ रहे हैं और देश में उनका बहुत प्रभाव है। खासकर हरियाणा में जब भी कोई मामला होता है, हरियाणा के मामले को बहुत वो नज़दीकी से लेते हैं। उनका स्वागत है, 20 तारीख को आएंगे, बहुत अच्छी भीड़, जबरदस्त भीड़ में उनका स्वागत होगा। वहीं हिसार से जजपा प्रत्याशी नैना चौटाला ने कल शहर में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी सबसे बड़ी ताकत महिला शक्ति है। अगर जनता ने उन्हें विजयी बनाकर लोकसभा भेजा तो वे महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा व स्वास्थ्य के लिए और बेहतर कार्य करेंगी। वो महिला शक्ति है। मैंने महिलाओं को पंचायतों में 50% की भागीदारी दिलवाने का काम करा है। 33% मैंने डिपो होल्डर्स में उनको भागीदारी दिलवाने का काम करा है। और अगर मैं लोगों ने मुझे लोकसभा भेजा तो मेरा सबसे बड़ा काम जो है वो लोकसभा में बोलकर महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं की सुरक्षा और सबसे बड़ी, जब मैं महिलाओं के ग्रामीण अंचल में जाती हूँ, उनका स्वास्थ्य जो है वो मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि आज सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जो बीमारियां हैं
वो महिलाओं में बहुत ज़्यादा फैल रही है और महिलाएं जो है वो बता नहीं रही। तो हमें इंटीरियर में काम करना पड़ेगा, महिलाओं को जागरूक करना पड़ेगा उनके स्वास्थ्य के प्रति। और सबसे बड़ा जो शिक्षा का है, आज 20,000 टीचर्स जो है वो स्कूलों में नहीं है और 4500 टीचर्स जो है वो लेक्चरर्स जो है वो कॉलेज में नहीं है। तो शिक्षा भी बहुत बड़ा मुद्दा। सिरसा संसदीय क्षेत्र के सामान्य पर्यवेक्षक देव कृष्णा तिवारी ने उपायुक्त आर.के. सिंह के साथ चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम व मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ईवीएम की जानकारी ली और वीवीपैट में लगाई जा रही पर्ची का भी बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि चुनाव को पारदर्शिता और निष्पक्षता से करवाने के लिए कोई भी लापरवाही न बरती जाए, सभी व्यवस्थाएं चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार पूरी की जाएं। उपायुक्त आर.के. सिंह ने सामान्य पर्यवेक्षक को आश्वस्त किया कि चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पूर्ण रूप से पालना की जाएगी। मतगणना केंद्र व स्ट्रांग रूम के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसके अलावा 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि 24 मई को पोलिंग पार्टियां अपने अपने गंतव्य पर रवाना होंगी। एक सिंपल लोड यूनिट होती है जो वीवीपैट के अंदर की जाती है, जिसके अंदर हमारे बेल के अधिकारी यानी कि जिसमें इंजीनियर्स और उनके साथी आए हुए हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं और सब कुछ कैमरे के अंदर है। कोई भी व्यक्ति पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट या अन्य व्यक्ति आके देख सकते हैं। 24 तारीख को हमारी सभी पोलिंग पार्टीज हैं, अलग अलग सारे के सारे हमारी 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी CDLU से जाएंगी। आपको पता है कि हमारे 4 SDM, 1 DRO जो कि हमारे ARO नॉमिनेटेड किए गए हैं कमीशन द्वारा, वो सभी के सभी यहाँ से सामान दे के पोलिंग पार्टीज को अपने गंतव्य स्थान पर भेजेंगे, यानी कि जिस बूथ पे उन्होंने जाना है। साथ में माइक्रो ऑब्जर्वर हमारे जो जनरल ऑब्जर्वर साहब उनको आदेश देंगे, ये रात को पहुंचेंगे या 25 तारीख को सुबह। तो इस प्रकार से हमारी पूरी टीम, पोलिंग पार्टी, पुलिस और माइक्रो ऑब्जर्वर सभी लोग टाइम पे पहुंच के और चुनाव प्रक्रिया को पूर्ण कराएंगे। 85 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग मतदाताओं और 40% से अधिक दिव्यांगों के लिए अपने घर से मतदान करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सिरसा लोकसभा क्षेत्र में घर से ही मत का प्रयोग करने के लिए टीमों का गठन किया गया है। इसी कड़ी में पोलिंग पार्टी दिव्यांग मतदाता के घर पहुंची और उसका घर से ही वोट डलवाया। इस मौके पर दिव्यांग मतदाता की पत्नी नीलम रानी ने बताया कि उन्हें बहुत अच्छा लगा कि घर से ही उनके पति का मतदान करवाया गया है। चुनाव आयोग का ये अभियान बेहद सराहनीय है। हमें ये बहुत अच्छा लगा है जो घर आके वोट डलवाई, ये बहुत अच्छा अभियान चलाया, जाना नहीं पड़ा, हमारा मतदान हो गया। हम सभी से अपील करते हैं कि सभी लोग मतदान करें। इस मौके पर BLO दलीप सिंह ने बताया कि ये अभियान बहुत अच्छा है। जो मतदाता पोलिंग बूथ तक नहीं जा पाएंगे वे घर बैठे ही इस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। वोटर बूथ तक नहीं पहुंच सकते, उन्होंने घर वोट पाना बहुत अच्छी गल है। ज़्यादा लोग वैसे जो थोड़ा बहुत चल सकते हैं बूथ ते जाके राजी ने। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी आर.के. सिंह ने बताया कि दिव्यांग व 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के लिए शुरू की गई ये प्रक्रिया 20 मई तक चलेगी। इस मतदान प्रक्रिया के लिए 26 पोलिंग पार्टियां नियुक्त की गई हैं। उन सभी हमारे वोटर्स के लिए 15 से 20 तारीख को हमारे 5 ARO यानी कि सिरसा जिले के जो 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो लगातार किए हुए हैं। वो टीम बन चुकी है। कल से टीम अपने अपने गंतव्य स्थान पर रूट चार्ट बनाया बाकायदा, वो अखबार में भी दिया गया है। वहाँ पे जाके और पोलिंग बूथ बनवा के उसके घर में उस पर वहाँ पे हम वोटिंग करवा रहे हैं। उधर गुरुग्राम में भी 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों व 40% से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं के लिए घर से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कल पटौदी विधानसभा के गांव बड्डा व नवादा फतेहपुर और गुड़गांव के सेक्टर 56 स्थित जलवायु विहार में मतदाता के घर जाकर इस प्रक्रिया का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम जिला में 1022 मतदाताओं ने मतदान केंद्र पर पहुंचने में असमर्थता जताते हुए घर से मतदान करने का विकल्प चुना है। ऐसे अशक्त मतदाताओं को घर घर जाकर मतदान कराने के लिए जिले में मतदान कार्मिकों की कुल 80 टीमें बनाई गई हैं। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से कुरुक्षेत्र के गीता निकेतन आवासीय विद्यालय द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। लगभग 50 छात्रों की ये टीम नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जनता को 100% मतदान करने के लिए प्रेरित कर रही है और मतदान के महत्व से अवगत करवा रही है। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो,
पहले मतदान फिर जलपान जैसे नारों से छात्र जनता में जोश भरने का काम कर रहे हैं। विद्यालय के प्राचार्य नारायण सिंह ने कहा कि सब लोग मतदान करने पहुंचें और लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करें। इस कार्यक्रम में हमारे विद्यार्थी लोक विदाओं के माध्यम से लोगों को मतदान की जानकारी दे रहे हैं। तो ऐसा देखने में आता है और पिछले 4 चरणों के चुनाव में जैसा हमने देखा कि मतदाता कहीं ना कहीं उदासीन नज़र आता है, जबकि हमें ऐसा लगता है कि मतदान अपना एक अधिकार है और यदि हम मतदान का प्रयोग नहीं करते हैं तो भविष्य में फिर हम कुछ भी कहने के अधिकारी भी नहीं होते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि यदि हम हमें ये एक लोकतंत्र के मत के रूप में संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है, इस अधिकार का पूर्ण प्रयोग हमें करना चाहिए। नुक्कड़ नाटकों की प्रस्तुति दे रहे छात्राओं ने बताया कि ये हमारा कर्तव्य है कि हम सब मतदान करें और साथ ही अन्य लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें। वोट जरूर दें, जो आपको सही लगे उस व्यक्ति को ही काबिल बनाएं हमारे देश के लिए, और नोटा नहीं दबाएं, 100% मतदान दे, देश को आगे बढ़ाएं। हमारे लिए वोट देना कितना ज़रूरी है और 100% मतदान कराने में हमारा सहयोग करें और अपना वोट देकर देश को अच्छा बनाएं और हमारी अच्छी पार्टी चूज करें। युवा मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने हेतु निर्वाचन आयोग ने देश भर में एक अनूठी पहल की है ताकि मतदान के दिन युवा मतदाता 100% मतदान करें। इसके लिए उपमंडल स्तर पर एक युवा मतदान केंद्र बनाया गया है, जिसमें युवा अधिकारी एवं कर्मचारी ही तैनात किए जाएंगे ताकि युवा मतदाता इससे प्रेरित होकर अधिक से अधिक मतदान करें। जींद के अतिरिक्त उपायुक्त ने डॉक्टर हरीश वशिष्ठ ने डीडी न्यूज से बातचीत में बताया कि पहली बार युवाओं के लिए भी विधानसभा स्तर पर एक युवा बूथ बनाया गया है ताकि अधिक से अधिक युवा मतदाता अपने मत का प्रयोग करें। उन्होंने युवाओं से आह्वान करते हुए कहा कि सभी युवा मतदाता 100% मतदान कर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना योगदान दें। युवा मॉडल सखी व दिव्यांग बूथ बनाए हैं। एक तरह से निर्वाचन आयोग का संदेश है कि उस बूथ में जहां दिव्यांग केवल कर्मचारी होंगे, एक बूथ होंगे जहां पे केवल महिलाएं कर्मचारी होंगे, एक बूथ होंगे जहां पे केवल युवा कर्मचारी होंगे। तो एक संदेश है कि इलेक्शन के इस पर्व में सभी लोग अपना पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। दिव्यांग कर्मचारी केवल बूथ को चला रहे हैं, ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो अपनी ड्यूटी कटवाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं कि जब एक दिव्यांग व्यक्ति ड्यूटी दे सकता है, एक महिला ड्यूटी दे सकती है, तो हर कर्मचारी अब अपना मतदान करे और वो चुनाव में जिनकी ड्यूटी लगी है वो ड्यूटी भी अच्छे से करे। युवा मतदाताओं ने चुनाव आयोग की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि इससे युवाओं में जागृति आएगी और वे स्वयं भी मतदान करेंगे और अन्य लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित करेंगे। युवा बूथ बनाकर बहुत ही अच्छा कार्य किया है। मैं 18 साल से ऊपर लड़कियां हैं या फिर नौजवान वोट डाल सकते हैं। मैं भी अपने सहपाठियों के साथ वोट डालने जाऊंगी तथा अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करूंगी ताकि मैं वोट डाल। हम 18 वर्ष के हो चुके हैं, मैं भी वोट डाल के आऊंगी और अपने जो साथ की लड़कियां हैं उसको भी मोटिवेट करूंगी कि वो भी वोट डालें, कि हम अधिक से अधिक मतदान डालें और हम अपने पेरेंट्स को भी मोटिवेट करें और हमारे आस पड़ोस के जो लोग हैं उसको भी मोटिवेट करें और हम जो बच्चा 18 वर्ष या उससे ऊपर का हो चुका है उसे भी वोट डालना चाहिए। अब की बार चुनाव आयोग ने एक अच्छी पहल की है। 18 साल के ऊपर आयु वाले बच्चों को वोट डालने का अधिकार दिया है। मैं भी वोट डालूंगी और अपने सहपाठियों को भी वोट डालने के लिए मोटिवेट करूंगी। करनाल स्थित मधुबन पुलिस अकादमी में 3 नए कानूनों को लेकर अभियोजकों के लिए 5 दिवसीय व पुलिस कर्मचारियों के लिए आयोजित 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। पुलिस विभाग के भी 154 कर्मचारियों ने प्रशिक्षण ग्रहण किया। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर के निर्देश एवं हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन के निदेशक डॉक्टर CS राव की देखरेख में ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रशिक्षण लेने वाले अधिकारी अपने अपने जिलों में मास्टर ट्रेनर के रूप में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रशिक्षण देंगे। जिला लोक अभियोजक डॉक्टर सोहन सिंह ने प्रतिभागियों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में जोड़ी गई नई धाराओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। क्या नए चेंजेस हैं जिसकी वजह से अरेस्ट में और इन्वेस्टिगेशन में कैसे इंप्रूवमेंट की जा सकती है, सीजर में कैसे इंप्रूवमेंट की जा सकती है, सर्च में कैसे इंप्रूवमेंट की जा सकती है और किन बातों का ध्यान रखना है। और ये काफ़ी अच्छे कानून हैं तीनों और इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद आपको एक ड्रास्टिक चेंज मिलेगा कि पुलिस के लिए भी बड़ी सहूलियत है इसमें और आम लोगों के लिए भी। जैसे पहले पुलिस पे आरोप लगते थे कि पुलिस ने गलत अरेस्ट किया है, ये बनता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। अब सब कुछ ऑडियो वीडियो माध्यम से होगा
विटनेसेस की स्टेटमेंट्स, सर्च एंड सीजर, उसमें ऑडियो वीडियो यूज़ किया जाएगा। तो उससे एक बिल्कुल जो ये कहा जा सकता है कि उस माध्यम से हमें बिल्कुल सही व्यक्ति जो गलत होगा उसी को हमें एक्यूज बनाया जाएगा। कार्यक्रम में प्रशिक्षण लेने आए लोक अभियोजक एवं विभिन्न विभागों के कानूनी अधिकारियों ने कहा कि नए आपराधिक कानून समाज के लिए बेहद अहम है और इसमें अपराधियों के प्रति प्रभावी सजा का प्रावधान किया गया है। ये 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होंगे और उसी एजेंडा के तहत हर किसी को वो चीज़ें बताई जा रही हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा उस पर जान पा रहे हैं और उससे हम लोग खास तौर पे, हमसे मतलब जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, जो कोर्ट ऑफ लॉ में स्टेट की तरफ से अपीयर होते हैं, जिनके ऊपर ये ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटी है कि भाई वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में अपना कंट्रीब्यूशन दें, इस एंगल के साथ उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें बतलाई गई, उनको ट्रेंड किया गया। और हाँ, राजद्रोह का भी इसमें अमेंडमेंट किया गया। जो पुरानी चीज़ें थी, जो प्रैक्टिकल यूज़ में नहीं थी, उनको हटाया गया है। और दूसरा, इसमें जो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी को इन नए लॉज में काफ़ी जगह दी गई है कि पुराने टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, अब काफ़ी टेक्नोलॉजी को इसमें जगह दी गई है कि जैसे आप जा रहे हैं तो आप ईमेल वगैरह से भी अब FIR वगैरह करा सकते हैं, आप अपने फ़ोन से भी कंसर्न थाने में FIR करा सकते हैं। और अब ऐसा नहीं है कि आप कुरुक्षेत्र के हैं तो आप मुकदमा वही दर्ज कराएंगे। 0 FIR का प्रोविज़न नए कानूनों में आया है। भारतीय कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई से देश भर में प्रभावी हो जाएंगे। भिवानी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्यजीत पिलानिया व वरिष्ठ अधिवक्ता पंकज श्योरान ने बताया कि इन कानूनों की अनुपालना को लेकर पुलिस व न्यायपालिका से जुड़े लोगों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन कानूनों के तहत कई नई धाराएं जोड़ी गई हैं और कुछ पुरानी धाराओं को समाप्त किया गया है। आतंकवाद, मॉब लिंचिंग व राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले अपराधों के लिए सजा को और कठोर किया गया है। जाता था, अब वो एक राज्य के विरुद्ध अपराध के लिए बना दिया गया है। इसी तरह से काफी साक्ष्य अधिनियम के अंदर भी बदलाव किए गए हैं और न्याय संहिता के अंदर भी बदलाव किए गए हैं और नागरिक सुरक्षा अधिनियम है उसके अंदर भी काफी बदलाव हुए हैं। तो मैं सरकार से भी ये मांग करता हूँ कि इसके अंदर एक जागरूकता कैंप कस्बा वाइज लगाने चाहिए और हमारे लीगल एड की तरफ से भी कैंप लगाए जा रहे हैं और हम वकील भी लोगों को, आम जनता को अवेयर करने के लिए भविष्य में कैंप लगाने का काम करेंगे ताकि हमारे लोग अपने न्याय के लिए जागरूक हो सकें। 1 जुलाई से जो नए कानून लागू होने जा रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता, इसके बारे में जो सरकार द्वारा प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के बारे में, मैं चाहता हूं कि उसके बारे में सरकार और गति प्रदान करे जिससे कि लोगों तक अपनी जागरूकता, अपनी बात और जो अमेंडमेंट्स आए हैं उसको जितना जल्दी से जल्दी पहुंचा पाए। मैं, हमारा जो DLSA डिपार्टमेंट है तो कोर्ट में ही सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है, वो भी उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि वो भी अपने समय समय पर अपने कैंप लगाएं। इस दौरान डीएसपी अशोक कुमार व विधि सह परिवीक्षा अधिकारी राजकुमार कोठारी ने बताया कि नए कानूनों की जानकारी देने के लिए जगह जगह जागरूकता कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। जिले के सभी जांच अधिकारियों को मधुबन ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा प्रदेश के करीब 3200 मास्टर ट्रेनर पुलिसकर्मियों व कानून से जुड़े अन्य लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। हरियाणा पुलिस के कर्मचारियों के लिए भी शॉर्ट टर्म कोर्स भी चालू किए गए हैं। 1 जुलाई से 3 नए कानून शुरू हो रहे हैं जो कि हमारी IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट की जगह पे शुरू हुए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसमें काफ़ी परिवर्तन हुए हैं और सारी फोर्सेज जितनी भी हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनको टर्न बाय टर्न ट्रेनिंग दी जा रही है कि नए अधिनियमों में क्या परिवर्तन हुए हैं और उनका प्रोसीजर क्या है, किस तरह से है। वो IU लेवल पे मधुबन में और कई जगह पे बुला के उनको ट्रेन किया जा रहा है। कौशल विकास एवं उद्यमशील मंत्रालय 19 मई तक नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। देश के 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 900 से अधिक प्रतिभागी देश की इस सबसे बड़ी स्किल प्रतियोगिता में अपना कौशल दिखा रहे हैं। 61 कौशल विद्याओं से जुड़ी प्रतियोगिताओं में ये प्रतिभागी अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं।
इंडिया स्किल्स में आके हमें जितना पता है स्किल के बारे में वो शोकेस करने का मौका मिलता है। हारना जीतना अलग है, मगर हमें यहाँ उन लोगों से मिलने का मौका मिलता है जो पूरे भारत से आए हैं यहाँ और अपनी स्किल्स को दिखा रहे हैं। इससे हमें खुद भी सीखने को मिलता है और समझ आता है कि हमें भी आगे जाके क्या करना है। स्किल में अगर हमें आगे कुछ करना है तो कैसे करें। बहुत ही वास्ट कंपटीशन है, इतना बड़ा एक्सपोजर है एट अ वर्ल्ड लेवल। दिस मीन्स अ लॉट टू एनी कैंडिडेट in their personalized skills, their specializations. इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतना बड़ा एक्सपोजर कहीं और शायद ना मिले। ये गवर्नमेंट के क्राइटेरिया में आ रहा है, उनके अंडर है, दैट इज़ वेरी गुड थिंग। इंडिया स्किल 2024 में शामिल हो रहे प्रतिभागी भवन निर्माण और बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, क्रिएटिव आर्ट्स और फैशन से लेकर सूचना और संचार तकनीक, विनिर्माण और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, परिवहन, आभूषण निर्माण व साइबर सुरक्षा जैसे उभरते हुए क्षेत्रों से जुड़ी प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता के 58 प्रतिभागी सितंबर महीने में फ्रांस के लियोन में आयोजित होने वाली वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। और जो सबसे अच्छा जो कॉम्पिटिटर होगा प्रतिभागी, उसको हम लायंस फ्रांस भी भेजेंगे ताकि वो देश के नाम का रोशन कर सके। इस माध्यम से स्किल के बारे में लोगों में जागरूकता फैलती, उन छात्रों के बीच में, उनके परिवार के बीच में, सोसाइटी के बीच में, और स्किल भी एक माध्यम हो सकता है। इंडिया स्किल एक इवेंट है जिसके माध्यम से हम देश में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना लाते हैं, जिससे कि लोग अपने अंदर के बेस्ट को उभार के सामने ला सकें। इंडिया स्किल्स 2024 प्रतियोगिता के प्रतिभागियों ने आईटीआई के अलावा पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, नर्सिंग और बायोटेक्नोलॉजी संस्थानों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण हासिल किया है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।